हेलो डियर स्टूडेंट्स, तन्वी क्लासेस आरएसआर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 की आज है हमारी तीसरी क्लास। तीसरी क्लास में हम आज जानेंगे केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स। याद कीजिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स के बारे में जाना और फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स के दौरान हमने ये देखा कि कुछ ऐसे चेंजेस जो फिर से रिवर्स किए जा सकते हैं, जनरली जिनको रिवर्स किया जा सकता है उनको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं और उनसे हम इनिशियल सब्सटेंस को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की तो ये उसका अपोजिट होता है। जनरली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है और देखा जाता है कि आप केमिकल रिएक्शन से बनने वाले सब्सटेंस से वापस इनिशियल सब्सटेंस नहीं बना सकते। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस जाना था। आज की क्लास हमारी फोकस करेगी केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स। केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हम जानेंगे जो डेली लाइफ में आप देखते हो, वैसे कॉमन एग्जांपल्स सर आपके लिए लेके आए हैं। इन एग्जांपल्स के साथ ही साथ हम ये समझ लेंगे अच्छे से कि केमिकल रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन से, फिजिकल चेंज से केमिकल चेंज डिफरेंट क्यों है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर 1 और उसकी आज क्लास 3 आपके सामने है और आज हम जान रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। फर्स्ट जो आप देखेंगे इसमें यह है कुकिंग ऑफ फूड। खाने को अगर आप पकाते हो तो खाना पकाने से पहले कच्ची सामग्री होती है, मतलब रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल से फिर क्या करते हो आप, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हो और फिर उसको पकाते हो, हीट करते हो, उसको पकाते हो। पकने के बाद आप देखते हो कि खाना पकने के बाद उसके टेस्ट में, उसकी हार्डनेस में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। अब पकने के बाद क्या आप वापस से दोबारा उन रॉ मटेरियल्स को, यानी कि पकने से पहले वाली जो सब्जियां हैं उनको आप क्या वापस गेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो इट इज कुकिंग ऑफ फूड एंड कुकिंग ऑफ फूड इज केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड। खाना जो आप खा लेते हो, बॉडी के अंदर खाना चला जाता है, उसके बारे में आप जानते हो कि उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन वैसे शुरू हो जाता है हमारे माउथ से ही, माउथ से। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे ये स्टमक के अंदर खाना जाता है, वहाँ HCl इसको डिसइंफेक्ट करता है, यानी कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है HCl। फिर उसके बाद जो मेन जो अपना डाइजेशन का काम होता है वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। डाइजेशन का पहले बेसिक मीनिंग समझिए। डाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है? डाइजेशन प्रोसेस में डियर स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स जो आपका फूड होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फूड में और इसके लिए जो सब्सटेंस काम आते हैं उनको कहते हैं बायोकैटलिस्ट। और ये बायोकैटलिस्ट जाने जाते हैं एंजाइम नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं ये कैटलिस्ट, ये केमिकल्स? इनको कहा जाता है एंजाइम्स। हमारी बॉडी में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो डाइजेशन का सिंपल मीनिंग है कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम की हेल्प से सिंपल फूड में बदल देना। अब आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स फूड क्या, सिंपल फूड क्या? तो एक एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे आपने रोटी खाई, चपाती को आप खाते हो, तो चपाती में मेनली जो होता है वो स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। अब आप कहोगे सर स्टार्च क्या, हमने तो पढ़ा था कि चपाती में कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज, स्टार्च कहो चाहे कार्बोहाइड्रेट कहो, ये एक ही फूड कंपोनेंट के नाम है। ओके, क्लियर? स्टार्च को किस में बदल दिया जाता है? स्टार्च को बदल दिया जाता है इसके सिंपल फॉर्म में, जिसको आप कहते हो ग्लूकोज। क्या कहते हो? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जो है ये हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है।
यही ग्लूकोज आगे चलकर हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और हमारी बॉडी में ये एनर्जी होती है, इसको एनर्जी को किस फॉर्म में मेजर किया जाता है, एनर्जी को हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो ये होगी हमारे एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसी फॉर्म में ये हमारी बॉडी में स्टोर होती है और इसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी। क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी। ओके, सो हम सीधा सा इसका मीनिंग ये समझे कि किसी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पे चले हम, तीसरा एग्जांपल आपके सामने है, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अगर आपने घर पे दही बनते हुए प्रोसेस देखा है, अच्छी बात है, आप जानते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, वो उन स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि दही बनाना बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। क्या किया जाता है, दूध को उबालकर गर्म किया जाता है, फिर उसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म का मीन्स होता है गुनगुना गर्म, हल्का गर्म, इतना गर्म कि आप उसके अंदर अंगुली डालकर निकाल के देखो, अंगुली नहीं जल रही है, अंगुली में जलन महसूस नहीं हो रही है, तो मीन्स वो क्या है, दूध हल्का गर्म है। उस हल्के गर्म दूध में क्या किया जाता है, थोड़ी सी बटर मिल्क, 1 चम्मच 2 चम्मच, या आप कह सकते हो थोड़ा सा दही भी डाला जा सकता है। या तो बटर मिल्क डाल देते हैं 1-2 चम्मच, या फिर डाल देते हैं थोड़ा सा कर्ड यानी दही। वो डालने के बाद उसको ढक कर रात भर के लिए रख देते हैं किसी गर्म जगह पर। और आप देखते हो कि अगले दिन क्या होता है कि वो दूध जो है उसका दही बन जाता है, दूध कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। तो ये प्रोसेस क्या है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी क्या कहलाती है, केमिकल चेंज कहलाती। क्यों कहलाती है, क्योंकि आप अगर एक बार दूध से दही बना लेते हो, क्या दोबारा दही से आप वापस वही दूध बना सकते हो, क्या बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो यही तो केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी है। जनरली केमिकल चेंज में आप नई बन चुकी चीज से वापस इनिशियल सब्सटेंस, पुरानी वस्तु नहीं बना सकते। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कैंडल गिव्स CO2। कैंडल को जब आप बर्न करते हो तो वो जलती है, तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें मौजूद होती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको पूछा जाए केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल, जहां कहीं भी आपको बर्निंग वर्ड देखने को मिले, बर्निंग शब्द कहीं भी आपको देखने को मिले, मतलब जलाना, बर्निंग मीन्स होता है जलाना। किसी भी सब्सटेंस की जब बर्निंग की जाती है, किसी भी सब्सटेंस को जब जलाया जाता है, वो क्या है आपका, केमिकल चेंज। क्या है, केमिकल चेंज, चाहे किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अलग अलग बुक्स में एक्सप्लेन जब किया जाता है तो बर्निंग ऑफ कैंडल एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया जाता है हमेशा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें स्टूडेंट की थिंकिंग प्रोसेस को जज करने की कोशिश की जाती है, जानने की कोशिश की जाती है, एनालाइज करने की कोशिश की जाती है कि बच्चा किस लेवल तक सोच रहा है। तो मैंने लिख तो दिया, बर्निंग ऑफ कैंडल गिव्स CO2 एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब आप कैंडल को जलाते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए, इमेजिन कीजिए मैंने कैंडल को जलाया, आप भी ऐसा घर में कर सकते हो। कैंडल को जब आप जलाते हो तो क्या होता है, कैंडल को जलाने के दौरान आप देखते हो कि उसमें बत्ती होती है बीच में, वो जलती है, उसके जलने से धुआं प्रोड्यूस होता है थोड़ा, ठीक है, और वो बत्ती जलेगी तो उसकी राख बनेगी, ठीक है। तो वहां पर बत्ती का जलना बर्निंग है, और बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब दूसरी चीज जहां पे मैं बताने जा रहा हूं कि जब बर्निंग की जाती है तब क्या होता है, मोम पिघलता है, ठीक है, मोम पिघलता है, और मोम का पिघलना मेल्टिंग, क्या है, मेल्टिंग। और मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग किस तरह का चेंज है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा, हमने जाना कि मेल्टिंग जो है वो क्या है, फिजिकल चेंज।
क्या है? फिजिकल चेंज। अब एक चीज और ऐड कर देता हूं इसमें, तीसरी चीज ये जानने की बात है कि जो मोम है वो किससे बनता है? बताइए, जो मोम है वो किससे बनता है? मोम बनता है आपकी क्रूड ऑयल से। किससे बनता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? कच्चा तेल। अभी आपके लेटेस्ट आप देख रहे हो कि क्रूड ऑयल के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल दूसरे देशों से लाना पड़ता है। क्रूड ऑयल दूसरे देशों से लाना पड़ता है। ईरान एक अच्छा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, और ईरान ने क्या किया है कि जो रास्ता, जो एकमात्र रास्ता जहाज़ों का होता है, तेल ले जाने वाले जहाज़ों का होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट नाम से, उसको क्या कर दिया है ईरान ने? बंद कर दिया है। मतलब वहां रोक लगा दी है कि आप जहाज़ों को यहाँ से नहीं ले जा सकते। ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से तेल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई इंडिया में नहीं हो रही है प्रॉपर। क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं हो रही है, एलपीजी गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, और उसकी वजह से आप देख रहे हो आपके आसपास ये पेट्रोल के जो फ्यूल स्टेशन हैं वहां पर लोगों को दिक्कत आ रही है। कुछ दिनों पहले फ्यूल स्टेशन को बंद कर दिया गया था एकदम से ही, और सरकार ने फ्यूल की कमी के चलते प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं। 7-8 रुपए तक महंगा हो गया है, एलपीजी भी महंगा हो गया है। तो ये जो लेटेस्ट चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हो, इनको आप इग्नोर मत कीजिए, इनको जानने की कोशिश कीजिए कि इनके पीछे का कारण है क्या। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, वो तो सोशल स्टडी की बात हो गई। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैंडल के बर्न होने का। तो क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, और रिफाइनरी में भेजने के बाद उस कच्चे तेल से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। उस क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से बनते हैं आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन। वैसलीन जानते हो, सर्दियों में जो लगाते हैं वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, वो भी उस क्रूड ऑयल से बनती है। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स उस क्रूड ऑयल से बनते हैं। इसी के साथ ये मोम जो होता है, के पेट्रोलियम मोम होता है, ये भी कहाँ बनता है? वहीं रिफाइनरी में बनता है, उस क्रूड ऑयल से बनता है। ठीक है। तो जब आप जलाते हो तो उसका कुछ मात्रा में उसके अंदर का जो पेट्रोलियम होता है, जो ऑयल होता है, वो भी जलता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं स्टूडेंट से, ये जानने के लिए कि वो स्टूडेंट क्या सोच रहा है, वो क्या बता रहा है। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जब कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें किस तरह का चेंज देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर दोनों ही तरह के चेंज देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। फिजिकल चेंज की अगर सर पूछे कि फिजिकल चेंज कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि सर जो मोम होता है, जो वैक्स होता है, वो मेल्ट होता है, और मेल्टिंग इज फिजिकल चेंज। दूसरी तरफ सर पूछे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, केमिकल चेंज कैसा होता है इसमें, तो आप कहोगे कि जब मोमबत्ती को जब आप जलाते हो तो इज अ बर्निंग प्रोसेस, उसके अंदर की जो बत्ती होती है वो बर्न करती है, जलती है, और बर्निंग क्या है? बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज केमिकल चेंज। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस का बेसिक एग्जांपल समझिए कि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्राकृतिक जो नेचुरल जो शुगर सॉल्यूशन होता है, नेचुरल शुगर जो होती है, उससे क्या बनाया जाता है? एल्कोहल बनाया जाता है। एल्कोहल को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, एथिल एल्कोहल बोला जाता है, इथेनॉल बोला जाता है, और कॉमनली अल्कोहल भी बोला जाता है। ये तीनों चीजें एक ही है। बनती कैसे हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। कैसे? सुनिए ध्यान से कि जैसे हमारे श्री गंगानगर श्री गंगानगर हमारे राजस्थान का एरिया है, वहाँ गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है, गन्ने की फसल होती है। उस गन्ने की फसल का इस्तेमाल दो चीज़ों में किया जाता है। पहला, शुगर बनाने में, शक्कर बनाना। दूसरा दूसरा उससे अल्कोहल बनाया जाता है। कैसे, क्या किया जाता है? थोड़ा फर्मेंटेशन को समझें। यहाँ है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का जो जूस होता है, ग्रेप्स का जो जूस होता है, ओके, विच इज आल्सो शुगर सॉल्यूशन।
उससे क्या किया जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है। और फर्मेंट होता क्या है देख लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल विद हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंगस है। समझिए, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पर ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना जरूरी नहीं है। यहाँ बात की जा रही है कोई भी फ्रूट हो उसका फर्मेंटेशन होता है कि बस उसमें फर्मेंट होती क्या चीज है। फर्मेंटेशन मीन्स होता है यहाँ पर कि ग्रेप्स या कोई भी दूसरा फल हो उसके अंदर शुगर हो, शुगर की मात्रा होती है थोड़ी बहुत, उस शुगर से क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। ये काम कौन करते हैं? ये करता है यीस्ट। यीस्ट नाम का एक फंगस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है शुगर सॉल्यूशन में। और शुगर सॉल्यूशन के अंदर जब इसको डाला जाता है तो ये यीस्ट क्या है, ये यीस्ट जो होता है वो क्या करता है, उस शुगर सॉल्यूशन को खाना शुरू करता है, शुगर को खाना शुरू करता है। शुगर को खाने के प्रोसेस में यीस्ट क्या कर देता है, यीस्ट जो है वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इथेनॉल भी कहते हैं इसको, इसको अल्कोहल भी कहते हैं। और ये अल्कोहल जो है इस प्रोसेस से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बना ये जो अल्कोहल है, ये आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी केमिकल है। इंडस्ट्री में आप देखोगे कि अलग अलग, जैसे कप सिरप है, जैसे आप कहो कि बेवरेजेस है, मीन्स यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बियर, वाइन, शैम्पेन, विस्की, रम, ये सारे। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको धोने के लिए, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। घरों में भी आप क्या करते हो, जैसे बात करें सैनिटाइजर की, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल जो है वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी केमिकल है। तो शुगर सॉल्यूशन से अल्कोहल बनाने का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन सिर्फ ग्रेप्स का हो ये जरूरी नहीं। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या किया जा सकता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में गेहूं, जौ, ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कि मेनली जो है, मैंने अभी क्या कहा कि स्टार्च जो है वो, उससे ग्लूकोज बनता है। ओके, स्टार्च है क्या? स्टार्च का ही एक और नाम है कार्बोहाइड्रेट, अभी आपको बताया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में ही इंक्लूड किए जाते हैं आपके शुगर, जितने भी आप डिफरेंट शुगर्स देखते हो, ठीक है, वो इंक्लूड की जाती है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट ही है जो शुगर बनता है, कार्बोहाइड्रेट ही है जो शुगर बनता है। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में भी होता है, जौ में भी होता है, और अलग अलग अनाजों में होता है। तो गेहूं और जौ से भी क्या बनाया जा सकता है? अल्कोहल बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा फलों में जो शुगर होती है, तो फलों के रस से भी क्या बनाया जा सकता है? अल्कोहल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उसको आप समझ गए होंगे। इसको और डिटेल में अगर आप जानना चाहें कि सर इसको थोड़ा और डिटेल में समझाइए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में हम कोशिश करेंगे आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब देने की। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस क्लास को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। लोहे की चीज़ों को आप अगर बाहर खुले में रख देते हो, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रख देते हो, आप बाहर कहीं रख देते हो, और उससे क्या है, एयर जो है वो उसके कांटेक्ट में आती है, मॉइस्ट एयर उसके कांटेक्ट में आती है। मैं यहाँ पर मॉइस्ट एयर क्यों कह रहा हूँ अभी आप समझेंगे। अगर बाहर खुले में आर्टिकल्स को, लोहे की चीज़ों को आप रखते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बनने लगती है। इस ब्राउन कलर की जो लेयर है उसको हम
कॉमनली कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। अब ये जो जंग लगना है, इसी को ही टेक्निकल यहाँ पर साइंटिफिक नाम दिया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है ये आयरन का एक ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है जो आयरन आर्टिकल के ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से क्रिएट होता है। ओके, ये धीरे धीरे क्या करता है, उस मजबूत आयरन को धीरे धीरे आयरन ऑक्साइड क्या करता है, कोरोड करने लगता है, मतलब जंग लग के उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो आयरन जो बहुत मजबूत होता है, आयरन आर्टिकल मजबूत होता है, वो इस रस्टिंग की वजह से कमज़ोर पड़ने लगता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है। इसी रस्टिंग की वजह से हम इंसानों के बनाए गए जो आयरन के स्ट्रक्चर्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े जहाज़ों की, और जहाज़ों का जो बेस होता है वो आयरन से बनता है। बहुत सारे जो पुल होते हैं उनमें मेन जो मेटल है वो आयरन इस्तेमाल होता है। तो इस रस्टिंग प्रॉब्लम की वजह से आयरन आर्टिकल्स खराब होते हैं और बहुत सारा नुकसान होता है, हर साल होता है और होता ही रहता है। कोशिशें की जाती है, अलग अलग उपाय किए जाते हैं इस रस्टिंग से आयरन को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी रस्टिंग अपना इफेक्ट दिखाता ही है। तो ये है क्या? तो आयरन आर्टिकल यानी लोहे की चीज़ों को अगर आप खुले में ऐसे ही रख दो तो उनके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड की लेयर बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, उसे रस्ट कहते हैं। ओके, तो जंग लगना, लोहे पे जंग लगना भी केमिकल चेंज है। हाँ, मैंने क्या कहा था कि अब थोड़ा सा इसको और जान लें। लोहे पर जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थिंग्स है, वो है दो चीजें। फर्स्ट एयर एंड सेकेंड H2O यानी कि वाटर। अगर ये दोनों ही आयरन आर्टिकल के कांटेक्ट में आए तभी रस्टिंग होगी। आपने मान लो अगर आपने आयरन आर्टिकल को खुली जगह पर रखा, और खुली उस जगह पर आपने अगर आयरन आर्टिकल को रखा है, वहां जो एयर फ्लो कर रही है वो बिल्कुल ड्राई है, सूखी है, मतलब उसमें एयर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आयरन आर्टिकल पर जंग नहीं लगेगी। इसी तरह दूसरी चीज, अगर आपने आयरन आर्टिकल को पानी में डाल दिया है और उस पानी में क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। एयर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एयर मीन्स मैं कह रहा हूं यहां पर O2 का होना। एयर के अंदर O2 होती है, हम जानते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एयर मीन्स, मेरा कहने का मतलब है मेन जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आयरन आर्टिकल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और उसको फिर क्या मिल जाए, H2O का साथ मिल जाए, वाटर कंटेंट का साथ मिल जाए, मॉइस्चर का साथ मिल जाए, तभी लोहे की चीज पे जंग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर? फिर से दोहरा देता हूं, लोहे की चीज पे जंग लगने के दो कारण हैं। एयर, क्योंकि एयर में मौजूद होती है ऑक्सीजन, ओके, और सेकंड वाटर, H2O। जब मैंने कहा कि खुली जगह पर रखें, खुली जगह पर रखने पर एयर फ्लो करता है। एयर फ्लो मतलब एयर के कांटेक्ट में आयरन आर्टिकल आ जाता है, लोहे की चीज आ जाती है। उस एयर में मॉइस्चर अगर है, मतलब वाटर कंटेंट मौजूद है, तो उस आयरन आर्टिकल के ऊपर जो एयर फ्लो करेगी उसमें एयर ऑक्सीजन भी होगी, उसमें वाटर भी होगा, और वो आयरन आर्टिकल क्या हो जाएगा, रस्टिंग का शिकार हो जाएगा, रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगी और वो खराब हो जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? होप आपने इस क्लास को अच्छे से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, और आप अपनी और अधिक क्वायरीज आप जानना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, या कोई डाउट आपके रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख कर भेजें, और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तन्वी क्लासेस RSR के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।